कि राहुल गांधी जी का जो खौफ है, महागठबंधन का जो खौफ है, उनके चेहरे पे व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे, इंटरनल सर्वे आ रहा है, उसमें एक भगदड़ सी मची हुई है। उसमें उनमें हताशा का परिणाम है। इसलिए किसी का खाता सील करना, कहीं ईडी का उपयोग करना, क्या आईटी का उपयोग करना। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज कुछ इस तरीके से हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 400 पार का नारा उन्होंने दिया है, लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन की ओर से भी कई सारी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। और झारखंड की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस की ओर से 3 सीटों पर अभी फिलहाल प्रत्याशी उतारे गए हैं। आपको बता दें कि लोहरदगा से सुखदेव भगत को उतारा गया है इस बार चुनावी मैदान में, और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद भी हैं। हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका भी राजनीति में काफ़ी पुराना इतिहास रहा है और साथ ही साथ इस सीट से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। अगर 2019 की बात करेंगे तो 2019 में इन्होंने अपना यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर दिया था और चुनाव भी यहाँ से उन्होंने लड़ा था। भले ही यहाँ पर उनकी आ रही थी, लेकिन उस वोट परसेंटेज को भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आया था। एक बार फिर से कांग्रेस ने सुखदेव भगत पर अपना भरोसा जताया। हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे। सुखदेव जी, सबसे पहले लाइव इंडिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और एक साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं हमारे आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय कृषि गोपाल जी, आदरणीय हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, आदरणीय शिल्पी साहब और तमाम सीनियर लीडर्स और महागठबंधन के तमाम लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, मुझे विश्वास जताया। आपके माध्यम से सारे लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार देता हूं। सुखदेव जी, काफ़ी चैलेंजिंग होगा क्योंकि अगर हम बात करेंगे आपकी, तो आप कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और आपके समय में काफ़ी सारे कामकाज हुए, कई सारे विंग का भी ओपनिंग हुआ और उस वो विंग अपने काम को लेकर के आगे भी बढ़ी थी। लेकिन जब आपने कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी के साथ गए, उसके बाद फिर जब आप कांग्रेस में आए तो उसका जो संघर्ष है वो काफ़ी बड़ा रहा और एक बार फिर से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कांग्रेस में आपने एक लंबा फिर से जर्नी तय करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से कभी कभी मैं समझता हूं कि कुछ रणनीति का हिस्सा होता है। मैं आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और आज जो हमारी सरकार यहाँ पे है तो उसमें एक पीछे भी कहीं ना कहीं उस रणनीति के तहत काम जो हुआ था उसका हमें आज फ़ायदा दिख रहा है। मैंने अपने कुछ दायित्वों का निर्वहन किया है, और कभी कभी कुछ राजनीति का भूल भी होती है। मैं उस पर बहुत डिटेल से मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना, आज पूरे देश में जो हालात आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, आपने एक नारा रामलीला मैदान में सुना होगा, अब की बार भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार। और मैं समझता हूँ कि फैक्ट यही है, और फैक्ट ये है कि और लगातार जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे, इंटरनल सर्वे आ रहा है, उसमें एक भगदड़ सी मची हुई है। उसमें उनमें हताशा का परिणाम है, और जब हताशा का परिणाम आ जाता है तो कोई ये जो सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, वो फाउल प्ले पे उतर गई, अनैतिक तरीके से उतर गई है। इसलिए किसी का खाता सील करना, कहीं ईडी का उपयोग करना, क्या आईटी का उपयोग करना, जिससे बेईमानी पे उतर गया। और ये कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी का जो खौफ है, महागठबंधन का जो खौफ है, उनके चेहरे पर व्याप्त है। सुखदेव जी, अगर बात करेंगे यहाँ पर रामलीला मैदान में 2 महिलाएं जिनके पति अभी फिलहाल जेल के सलाखों में बंद है, जो एक तरफ अरविंद केजरीवाल का जो है वो तिहाड़ जेल में बंद है, तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन जो है वो बिरसा मुंडा जेल में बंद है। तो ये तस्वीर हम लोगों को देखने को मिली और एक हुंकार बनने की दोनों महिलाओं ने प्रयास किया है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा, एक यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट और SPT एक्ट, संथाल प्रणय टेनेंसी एक्ट है। और यहाँ मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि जिस आरोप पे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को जो जेल में डाला गया है भूंइयर ज़मीन पे, तो मैं आपको बता दूँ भूंइयर ज़मीन का जो नेचर होता है, CNT एक्ट में जो प्रावधान है, नॉट सेलेबल होता है। वो पहली बात को उसकी बिक्री नहीं की जा सकती है। जब बिक्री नहीं की जा सकती, और लैंड रिकॉर्ड्स में आप देख लें, पंजी 2 में नाम किनका है, पंजी 2 में क्या हेमंत जी का नाम, जब बिक्री हो ही नहीं सकती है तो उनका नाम भी नहीं है। और एक होता है प्रॉक्सी में भी कहीं नहीं है। तो इसे कहा जाए कि हाइपोथेटिकल जैसे चीज़ें के एजम्पशन पे चीज़ें चली हैं कि ऐसा होता, ऐसा होगा, ये होगा, किसी कहने पे। और आपने देखा कि केजरीवाल जी ने एक बात जो कही थी
कि मैं आरोप लगा दूं तो क्या आप प्रधानमंत्री को जेल में डाल दोगे कि हमने उन्हें इतने पैसे दिए? उन्होंने ये प्रश्न किया था जिस आरोप पे उन्होंने अंदर किया है। तो ये सरकार, मैं समझता हूँ कि पहली बात ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, ये सरकार तानाशाह में विश्वास करती है। और जो भी लोकतंत्र की बात करे उसे कहीं न कहीं उन्हें तंग करने का प्रयास किया जाए। उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे राहुल गांधी जी है। आपने देखा होगा कि उनकी सदस्यता कैसे चली गई, मैक्सिमम उन्हें दिया गया, घर से कैसे उनको 12 तुगलक लेन वो खाली कराया गया, लेकिन राहुल गांधी जी डरे तो नहीं। और आज भी मैं समझता हूँ कि महागठबंधन इसलिए बनाया गया कि देखिए भारत को बनाना है, भारत को बचाना है, यहाँ के लोकतंत्र को बचाना है, यहाँ के डेमोक्रेसी को बचाना है। एक तरफ मोदी जी विदेश जाके बोलते हैं कि सशक्त लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दूसरी बात लोकतंत्र की हत्या करने में वो पूरी तन्मयता के साथ लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या कर रहे हैं, संसदीय परंपराओं की हत्या कर रहे हैं। इसलिए लोग आज जो लड़ाई है, एक तरफ है संविधान को, जिसे कहा जाए संविधान का नष्ट करने वाले और संविधान को बचाने वाले के बीच ये लड़ाई कहीं ना कहीं है। सुखदेव जी, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं पावर आपकी ही सरकार में दिया गया था। एक फोर्सफुल पावर जो ईडी के पास अभी मिली हुई है वो आपकी सरकार के दौरान ही दिया गया था जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, और अब उसका इस्तेमाल जो है वो बीजेपी या फिर कोई भी पार्टी केंद्र में होती है वो अपने अपने तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। तो अभी फ़िलहाल हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ है, जो अभी फ़िलहाल वो जेल में, क्या उसका फायदा इंडिया गठबंधन को इस बार के लोकसभा चुनाव में मिलेगा? निश्चित रूप से। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन फायदे नुकसान से नहीं देख रही है। दुखद स्थिति ये है कि मैंने कहा कि एक है कि संवैधानिक संस्थान होती हैं, और एक दो चीज़ें होती है। मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ कि स्टेट लेवल पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ विषय हैं, कुछ सेंट्रल लेवल पे विषय हैं, और कुछ कंकरेंट लिस्ट होते हैं जो अलग अलग वर्क डिवीजन हुआ है, और पूरी चीज़ें चेक एंड बैलेंस में ही है। तो जो संवैधानिक संस्थान है, जो सेंट्रल के संस्थान है, जो संवैधानिक संस्थान है, उसका जिससे राजनीतिकरण मोदी जी ने कर दिया है, और उसके माध्यम से प्रताड़ित करने का वो कार्य कर रही है, उनका दुरुपयोग कर रही है। और कहीं ना कहीं ईडी हो, सीबीआई हो, ये हो, ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक इकाई है। और ये लड़ाई इसलिए, और इसका सबसे दुखद स्थिति है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संसदीय परंपराएं और पूरा देश इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और देश टूटेगा। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया, महागठबंधन ने इसलिए बीड़ा उठाया है। एक बात मैं आपको बता दूं, इसे भारत में मैं बताऊं कि यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स मौलिक जो अधिकार हैं, आप 15 से लेके आप 29 तक की अगर बात करें जो क्लॉजेस हैं, तो एक मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आदिवासियों की मैं बात विशेष करना, चूँकि मैं यहाँ उस क्षेत्र का मैं यहाँ से प्रतिनिधि रहा भी हूँ, और यहाँ से ये एसटी का भी सीट है ये। तो मैं आपको बताऊँ, ये सरना धर्म कोड ये क्या है? ये आदिवासियों का, हमारी ये धार्मिक पहचान है कि हमारा पाहन पद्धति, हमारी पूजा, हम प्रकृति के पुजारी हैं, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है। लेकिन ये सरकार की एक तो उसका पहचान दे नहीं रही है। सबसे दुखद स्थिति है कि अन्य कॉलम जो होता था जिसमें हम लिखते थे उससे भी बंद कर दिया है। तो क्या हम जानवरों से भी बदतर हैं? एक तरफ तो मैंने कहा कि यहाँ जानवरों के, वो चाहे वो शेर हो, भालू, क्या हाथी हो, उनकी वो गणना कर रहे हैं। लेकिन क्या आदिवासियों के मोदी की सरकार शेर और हाथी से भी बदतर समझती है? ऐसा लगता है। एक वो हो गई। दूसरी बात, जो ग्राम सभा जो कहा जाता है, कहावत है कि विधानसभा ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ये महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट है कि ग्राम सभा के द्वारा पारित चीज़ों को हम लेके चलें। और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में इन्होंने हंसदेव जंगल में उन्होंने किया है, ग्राम सभा के पावर को सीधा उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और सारे चीज़ों को जैसे जो कारपोरेट घरानों को हैंडओवर वो कर रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जो जिस प्रकार कर रहे हैं। तो लड़ाई बहुत बड़ी और बहुत सारे इशूज़ पे ये लड़ाई है। तो इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई केवल लोहरदगा की और कोई व्यक्तिगत सुखदेव भगत की लड़ाई नहीं है, ये जनता वर्सेस एक तानाशाह सरकार के बीच लड़ाई है। संविधान को जिन्होंने संविधान को खत्म करने वाले और संविधान को बचाने वाले के बीच लड़ाई है कहीं ना कहीं। एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से अब भी फिलहाल की अगर वर्तमान में बात करेंगे तो आप 3 प्रत्याशियों को एक अच्छा मौका मिला है, समय दिया गया है, और अभी भी कई सीटों पर अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। समीर उरांव जो है वो आपके कंपटीटर हैं इस वक्त, और उन्हें आपसे भी ज़्यादा समय मिल चुका है क्योंकि बीजेपी ने बहुत पहले ही उन नाम का अनाउंसमेंट कर दिया था। आपके मुद्दे क्या होंगे जनता के बीच में? आप किन मुद्दों को लेकर के जाने वाले हैं? मैं सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको सितंबर में ही, पिछला सितंबर 23 में भी यहाँ एक लोकसभा कोऑर्डिनेटर, जिसे कहा जाए लोकसभा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था 14 लोकसभा में।
तो कांग्रेस पार्टी ये मान के चले टिकट किसको मिले ये फैक्टर नहीं था। फैक्टर था कि हमें यहाँ सीटें जीतनी है, 14 के 14 लोकसभा जीतनी है, और उसके लिए हमारी तैयारी शुरू से हो गई थी। और जहाँ तक मुद्दों की बात की तो मैं सबसे पहले, क्योंकि बीइंग ए ट्राइबल, मैं सबसे पहले उन मुद्दों की बात करूँ। हमारी एक रिलीजियस आइडेंटिटी, सरना धर्म कोड, वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हम जो है कस्टमरी लॉ जिसको आज तक पूरा हमारा चलता रहा, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हमारे कस्टमरी लॉ को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। तीसरी बात है, जल जंगल ज़मीन की हम बात करते हैं, हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। और जिस प्रकार मैंने कहा कि जिस प्रकार वो सारी चीज़ों को, जो है कारपोरेट घरानों को, जो हमारे राहुल गांधी बार बार बोलते हैं, मैंने कहा कि बगल के छत्तीसगढ़ के मैं बता रहा हूँ, जैसे सरकार आई पूरे हमारे लाखों पेड़ काट दिया, पर्यावरण पे कितना हानि हो रहा है, लोग विरोध में आ रहे हैं, लेकिन उसे दे दिया, हंसते जंगल उनको दे दिया गया है, ग्राम सभा के पार्क को वो खत्म कर दिया गया है। एक बात मैं बताऊँ, बहुत दुख होता है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति वो बार बार इस चीज़ को कहते हैं हमने एक जनजाति को बनाया, लेकिन हम उनका दृष्टिकोण क्या है? जब हमारे संसद का उद्घाटन होता है उनको बुलाया नहीं जाता है। कल उन्होंने भारत जो सर्वोच्च है वो आडवाणी जी को देने गई है, प्रधानमंत्री बैठे हैं, एक महिला है, राष्ट्रपति हैं, प्रोटोकॉल कहता है वो खड़ी है, बैठे हुए हैं। तो ये होता है ना कि ये आदिवासी है यार, ये तो हमारे जानवरों से बदतर है, इनका कोई कल्चर नहीं है, कुछ नहीं है, वो बड़ा हे दृष्टि से वो देख रहे हैं। तो मैं लोगों में एक आक्रोश है। दूसरी बात, जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया। हेमंत सोरेन जी क्या लड़ाई लड़ रहे थे? हेमंत सोरेन जी यहाँ के बोले कि भाई हमें 1,36,000 करोड़ रुपये हमारा रॉयल्टी के पास वो हमें दो, ताकि हम यहाँ के लोगों को डेवलप कर सकें। उन्होंने कहा वो जल जंगल ज़मीन वो चाह रहे थे कि वो कैप्चर करना चाहते हैं, झारखंड को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन जी तैयार नहीं हुए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो ये समझ रहे आदिवासी लोग, ये समझ रहे इस बात को कि ये सरकार कहीं ना कहीं न केवल हमारा शोषण कर रही है, वरन ये किसी भी प्रकार, किसी हद तक जाके हमारा अस्तित्व खत्म करने पर लगे हुए हैं। आरक्षण चाहे वो खत्म करें, चाहे हमारा जो भी चीज़ें हैं वो सब खत्म करने का ये प्रयास करें। दूसरी बात, ये तो केवल मैं आदिवासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी वर्ग जा रही है। हमने 27% हमने आरक्षण की बात करें, वो पेंडिंग हो गया। दूसरी बात, कास्ट सेंसस की बात हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो सरकार ये तैयार नहीं हो रही, सब बिल लटका दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये सारे मुद्दे हैं। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे हर वर्ग त्रस्त है, हर गरीब त्रस्त है, हर लोग त्रस्त हैं, महंगाई की बात करें। आप देख लीजिए किस प्रकार महंगाई का जो आलम है। और दूसरी बात मैं बताऊं, जो आप स्वयं महिलाएं हैं, आपने देखा कि मणिपुर की घटना, महिलाओं के साथ किस प्रकार यह सरकार ट्रीट कर रही है। दुखद स्थिति ये है, घटना हो गई है लेकिन रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। और तो संवेदना के 2 शब्द मुख्य प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। क्या एक प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के चीज़, उनका व्यवहार ऐसा है क्या? वहाँ पर क्या वहाँ जो महिलाएं जो हैं वो आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं या अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आती है? तो वोट के दृष्टिकोण से उनका निर्णय होता है। तो ये सारे लोग यहाँ पर इन चीज़ों को देख रहे हैं। साथ ही साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि लगातार वहाँ पर केंद्र में उनकी सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही है। राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी थे, 3 बार से लगातार सुदर्शन भगत जी थे। एक कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, 12 सांसद वहाँ गया है, इसकी कनेक्टिविटी क्यों नहीं हुई? कोरबा तक की बात है, क्यों नहीं इस पर कार्य हो रहा है? तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं कि जिनके बारे ये लोग ये मौन रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि जनता इस बार जवाब देने के मूड में है पूरा। देखिए, तो लोहरदगा सीट जो है वो पूरी तरीके से एसटी सीट है और इस लोहरदगा सीट पर कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर यहाँ से कौन होगा। तो जो इस बार सुखदेव भगत को मौका दिया गया है और सुखदेव भगत 2019 में भी अपनी किस्मत आजमाए थे, लेकिन काफ़ी कम वोटों के अंतर से इनको हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन इस बार कई मुद्दे हैं, आदिवासियों के मुद्दे हैं और कई ऐसी चीज़ें हम लोगों को आज देखने को मिली और हमारे साथ तमाम चीज़ों पर इन्होंने बातचीत किया। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया।